Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दिस द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. मतलब इन कंट्रीज में से कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? तो कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर कौन है राइस का? इंडिया ही है ना. तो ये आपको याद होना चाहिए. एटलीस्ट वो चीज़ें याद होनी चाहिए जिसमें इंडिया टॉप पर है. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर, ये सब वाली चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. हाँ, और किस में है? पल्सेस में है, मिलेट्स में है, और किस में है? और जूट में भी है शायद, है ना. तो और टी में भी है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. तो ये सब आप देख लेना किस में लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर, किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किस में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना. ये सब आपको याद करना है इंडिया के रेस्पेक्ट में, जिसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर है. ठीक है. अब ये देखते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है 38 वाला. ग्लेशियर पे पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है. अब आप इसमें देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है. 2019 का ये पेपर है. ठीक है. 2019 के पेपर में चौथा ऑप्शन देखो, सियाचिन के बारे में बात किया गया है. सियाचिन ग्लेशियर और कौन सी रिवर के पास है, कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होती है, दैट इज़ नुब्रा, है ना. 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दिया कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड एट, ये पूछ लिया है. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना. अब आप अगर अच्छे से इसको पढ़े होते, ठीक है, ऑप्शंस को, तो आप बता देते कि भाई सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में है. उसमें एक ही ऑप्शन था जो नुब्रा से रिलेटेड था, और वही ऑप्शन सही था, है ना. तो इस टाइप से यूपीएससी प्ले करता है. तो पिछले पेपर के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सारे ग्लेशियर्स को देख लेंगे. इससे हमको क्या पता है कि बंदर पूंछ रिवर यमुना पर है. हाँ, ये चीज़ सही है. ये हमको एक चीज़ पता है, तो इससे अगर हम बता देंगे तो ए और बी हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. यमुनेत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, बंदर पूंछ वहीं पर है ना. बाकी हमको थोड़ा बहुत नहीं पता है ना. बाकी ये सियाचिन हमको पता चल गया कि सियाचिन भी नुब्रा पे है, ये भी सही है. बट 2 और 3 में शायद अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे. बारह शिंगरी एक्चुअली चेनाब को ही फीड करता है. बारह शिंगरी से चंद्रा रिवर निकलती है. चंद्रा रिवर फिर जाके आपकी उससे मिलती है, भागा रिवर से मिलती है और चंद्रभागा बनाती है. चंद्रभागा को ही हम चेनाब बोलते हैं. ठीक है. चलो आगे देख लेते हैं. तो बंदरपूंछ जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है. कौन सी रेंज है? संकरी रेंज है. ठीक है. कौन सी नेशनल पार्क है वहाँ पे? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी है. कौन सी रिवर को फीड करता है? यमुना को. हु सोर्स लाइज अबव यमुनोत्री. ठीक है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है. बारह शिंगरी ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं. कहाँ पर है बारह शिंगरी? लाहौल एंड स्पीति में है. चंद्रा देखो, चेनाब भी वहीं से आती है. ठीक है. तो लाहौल एंड स्पीति से पहले चंद्रा रिवर निकलती है. ठीक है. फिर तांडी पे इसका कॉन्फ्लुएंस होता है भागा रिवर के साथ. फिर ये बना देती है चंद्रभागा, और इसका नाम क्या है? चेनब. ठीक है. चंद्रभागा को ही चेनब बोलते हैं. अगला ग्लेशियर कौन सा है? मिलाम ग्लेशियर. कहाँ पर है? उत्तराखंड में. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. कोई फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है? हाँ, नंदा देवी आसपास है इसके 15 किलोमीटर में. ठीक है. कौन सी रिवर को फीड करता है? गौरी गंगा को. ठीक है. तो ये याद रखना है. मिलाम ग्लेशियर, गौरी गंगा, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर बगल में. जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है आपका? ये सिक्किम में है ना. कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालयाज का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. कंचनजंगा है वहाँ पर. रीजन कौन सा है? सिक्किम है. ठीक है. कौन सी रिवर को फीड करता है? तीस्ता रिवर को. तीस्ता रिवर के साथ साथ और भी रिवर्स हैं उसको फीड करता है, बट मेनली कौन सी रिवर है? तीस्ता रिवर. ठीक है. मंदाकिनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? शोराबारी ग्लेशियर. शोराबारी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है. कहाँ पे? केदारनाथ के बगल में. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है कि शोराबारी ग्लेशियर भी केदारनाथ के बगल में है, उत्तराखंड में. मानस रिवर आपकी कहाँ पे आएगी? मानस भूटान. यहाँ याद आ रहा होगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ये सब इधर ही है, ईस्टर्न पे है ना. तो ये सदर्न भूटान में ओरिजिनेट होता है. ठीक है. ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द ट्रांस बाउंड्री मतलब भूटान से फिर इंडिया में आती है. ठीक है. तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर द रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन क्या है? किसके ऊपर डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर डील करता है ना. वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से डील करता है. ठीक है. पहला देखते हैं. अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल वेटलैंड्स ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्या गया? ऑल. ऑल क्या है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना. ऑल वेटलैंड, सारी वेटलैंड्स, बहुत ही दावे के साथ बात हो रही है. गलत हो गया. पहला गलत हो गया, तो ये और ये चला गया. ठीक है. तो 3 तो सही है, हमको बस 2 पढ़ना है. Wetlands conservation and wetlands conservation rules were framed by the government of India based on the recommendation of the रामसर कन्वेंशन. सही है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन डील करता है किससे? कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से ही तो डील करता है, तो रूल्स भी तभी आए होंगे, राइट. रामसर कन्वेंशन 2010 से पहले आया है ना.
तो बाद में रूल्स आए हैं, ये 2010 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फेयरली सिंपल है ना। कब आया था रामसर कन्वेंशन, 1982 में। हमारे रूल्स कब आए, 2010 में। तो जब रूल्स बाद में आए हैं, कन्वेंशन पहले आया, तो उसके ऊपर बेस्ड होगा ना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं कैसे करना है, ऑप्शंस आप खुद ही से ही पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। 41 देखते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, ओके। कैटल रिलीजेज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। आप देखो ये किस पे क्वेश्चन बेस्ड है, नाइट्रोजन साइकिल पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल पे बेस्ड है, ठीक है। अब नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सॉइल से नाइट्रोजन रिलीज होता है, डीन्यूट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो वापस जो है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया सही कि जो एग्रीकल्चर सॉइल है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, ये चीज़ सही है, ठीक है। और नाइट्रोजन का सोर्स कहाँ से है, काउडंग जो होता है। कैटल रिलीजेज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, सही है, जो काउडंग होता है वो रिच सोर्स है ऑर्गेनिक मैन्योर का, है ना, उसमें नाइट्रोजन वगैरह रहता है, ठीक है, तो इसीलिए तो उसको एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। उनके काउडंग जो होती है उसमें अमोनिया रहता है, यस रहता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है ना, चिकन वगैरह वाली, रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट, ये भी चीज़ सही है, ठीक है। अब देखो अगर ये नहीं भी मालूम है ना थर्ड वाला, तो 1 और 2 किस में सही है, 1 और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है जो कि डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आ गया, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, what is common to the places known as अलियार, इसापुर, कंगजबाती, कंगजबाती। अब ये तो आपको पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, शायद न्यूज़ में था उस टाइम, 2019 का पेपर है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल देख लेते हैं कुछ और अगर लॉजिक लग रहा हो, विच आर द कॉमन प्लेसेस नोन एज अलियार, इसानपुर एंड कंगजबाती। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम, वाटर रिजर्वायर्स, रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स। अच्छा देखो ये तो नहीं लग रहा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो नहीं लग रहा है ना, अंडरग्राउंड केव सिस्टम हो सकता है, वाटर रिजर्वायर्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते इसमें ना, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। वाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म, अगेन नॉट आ गया, 3 बार हमने अंडरलाइन कर दिया इस नॉट वर्ड को, नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट। ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं बनती हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्यू बनती कैसे है। ड्यू कैसे बनता है, जब आप क्या बोलते हैं, लेट से आप ठंडी पानी की बॉटल फ्रिज से उठा के बाहर रख देते हो, ठीक है, और मॉइस्चर होता है जब विंड में, तो जब विंड कांटेक्ट में आती है इस ठंडी बॉटल से, तो वो क्या करती है, कंडेंस कर देती है अपना वाटर वेपर इसके ऊपर, तभी तो पानी की ड्रॉपलेट्स ये बॉटल के ऊपर आ जाती हैं, है ना। ऐसे ही कंडेंसेशन होता है, ऐसे ही ड्यू भी बनता है। ड्यू कब बनता है, जब बहुत ही ठंड होती है। ठंड में क्या होता है, जब आप ठंड में सुबह उठते हो तो आप देखते हो ना घास के ऊपर पानी पानी ड्यू सा रहता है, या लीव्स के ऊपर ड्यू सा रहता है, वो क्यों होता है, क्योंकि भाई एयर में मॉइस्चर होता है, और एयर जब कोल्ड ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो अपना वाटर वेपर कंडेंस कर देती है ना, ऐसे ही होता है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, क्लाउडी नाइट है, क्लाउडी नाइट मतलब क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो जनरली हमारा अर्थ का हीट बैलेंस काम कैसे करता है, दिन में हीट आती है, अर्थ हीट को अब्जॉर्ब कर देती है, रात में उसको एमिट कर देती है ना, ऐसे ही होता है। और सर्दियों में क्या होता है, ये जो हीट आती है वो कम हो जाती है क्योंकि डे शॉर्ट हो जाता है ना, तो लूज़ जल्दी कर देती है, तो लैंड ठंडी हो जाती है ना, लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ठंडी हो जाती है ना। तो फिर जब विंड इसके कांटेक्ट में आती है ठंडी लैंड के, और तो वो अपना वाटर वेपर कंडेंस कर देती है, ये कंसेप्ट होता है ड्यू फॉर्मेशन का, है ना, विंटर्स में। अब बोल रहा है कि क्लाउडी जब नाइट्स होती है, जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो क्यों ड्यू फॉर्म नहीं हो पाता है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अच्छा। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, अच्छा। द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, ओके। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, ये तो बकवास है, ठीक है। देखो क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है कि जब इसमें मैकेनिज़्म क्या है कि अर्थ जो है, जो उसने रिसीव करी डे में हीट, उसको वो रिलीज़ करेगी, है ना, रात में रिलीज़ करेगी। तो जब क्लाउडी नाइट्स नहीं होती ना, तो ये रिलीज़ होकर ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में हीट, ठीक है। बट जब क्लाउड्स होते हैं तो क्लाउड्स क्या करते हैं कि इसको यहाँ से लेके इसको फिर से रिफ्लेक्ट बैक नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंड है वो ठंडी हो ही नहीं पाती, समझ में आ रहा है, ये लैंड ठंडी हो ही नहीं पाती, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो हीट को वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये आपको मालूम होना चाहिए तभी कर पाओगे, है ना। ठीक है, एक मिनट, 45 देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। अच्छा,
एक बात, अब ये अमेंडमेंट आ गया तो एक बार मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 44th हो गया, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हो गया जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 86th हो गया, ठीक है, जिसमें राइट टू एजुकेशन आया था। 97th हो गया जिसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और आपके ये जो PRIs और ULBs वाले अमेंडमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको खुद से पढ़ना है। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत के एंड में ना एनेक्शर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आपके ये सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है। तो वहाँ से आप जाके एक बार उसको देख लेना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 61st अमेंडमेंट हो गया जिसमें वो एज रिड्यूस करी गई थी, है ना, 22 से 18 वोटिंग एज रिड्यूस करी गई थी इसमें। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। 44th अमेंडमेंट जो था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। अभी क्या है, जुडिशियल रिव्यू सबका हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बकवास ही चीज़ हो गई कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू में नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी दिक्कत होती है इलेक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, और प्राइम मिनिस्टर का तो लोकपाल भी देखता है ना। प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के भी जुरिस्डिक्शन में आता है। जुडिशियल रिव्यू हर किसी का हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो बहुत ही वेग चीज़ हो जाएगी ना, टिरनी हो जाएगी एग्जीक्यूटिव की। तो जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का होता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी जुडिशियल रिव्यू होता है, ये गलत है। Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary। क्या था 99th Amendment? NJAC पे था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे था। तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, हाँ स्ट्रक डाउन कर दिया था। उन्होंने बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आप जुडिशरी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। उसमें क्या था, क्यों स्ट्रक डाउन किया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें बोला था कि हम अपने साइड से एक लॉ वाला मिनिस्टर रखेंगे इसमें, है ना, और फिर मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। कोलिजियम को हटा के ये NJAC लाने वाले थे लोग, ठीक है। तो इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रही थी, है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो सर ये भी गलत है ना, नहीं सॉरी ये गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट, यस ये सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है, क्या बोलता है ये आर्टिकल। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ कुछ नहीं था इसमें, ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 43rd क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG मतलब नॉर्मल जो CNG होता है, जो CNG वाले ऑटो होते हैं ना, उसमें फुल CNG यूज़ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ होती है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम इसको हाइड्रोजन मिला देंगे इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस CNG यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ टोटल CNG, इंस्टेड ऑफ 100% CNG अब हम हाइड्रोजन और CNG का मिक्सचर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। एज अ फ्यूल फॉर द बसेज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। पहला क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन CNG इज़ द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस, ठीक है। इसमें ये वाले फ्यूल को यूज़ करके हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, मतलब 100% एलिमिनेशन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपका कार्बन है इधर, अगर ये CNG में क्या होता है? मीथेन होता है, नेचुरल गैस क्या होता है? CH4। अगर इसमें CH4 है और थोड़ा इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा ही, ठीक है। हमने जब हम पूरा 100% यूज़ कर रहे थे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। हाइड्रोजन वाला यूज़ करेंगे तो कम बनेगा, बट बनेगा तो, है ना। ऐसा तो नहीं कि एलिमिनेट हो जाएगा, बनेगा तो, क्योंकि आपका कार्बन इधर है तो बनेगा तो ये क्वेश्चन ये क्या हो गया? गलत हो गया। एलिमिनेशन तो नहीं होगा, है ना, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट एलिमिनेट नहीं होगा। तो पहला गलत हो गया, पहला हम गलत कर देते हैं, ठीक है। अब या तो दो या इन दोनों में से अब कोई भी अगर एक स्टेटमेंट आप बता देते हो सही है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन CNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, ये तो हम सही है ना। जब पूरा CNG हम यूज़ कर रहे थे तो ज़्यादा कार्बन अवेलेबल था, तो जब अनबर्निंग हो रही थी, जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन बन रहे थे तो वो ज़्यादा बन रहे थे। और जब हाइड्रोजन हमने यूज़ कर दिया तो इस वाले पार्ट को हमने कम कर दिया। इस वाले पार्ट को कम करने से क्या हुआ? हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है वो कम बनने लगे, राइट। तो ये सही हो गया। अब ये सही हो गया तो आंसर हमारा आ गया ऑटोमेटिकली 2 और 3, है ना। ऐसे कर सकते थे आप, या पढ़ लेना आराम से। 46 देखते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ और बता देता हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे बड़े बड़े से स्टेटमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि UPSC का क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देके आपको डराना, ठीक है। मकसद क्या होता है? डराना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले कोई पेपर देखेंगे ना, देखेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़े, छोड़ो हटाओ।
बट इसमें ऑप्शंस और ये जो होता है ना ऐसे सेट होते हैं कि आपको बस एक ही स्टेटमेंट पढ़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को स्किप मत करना एग्जाम में, जो ऐसे लग रहा हो बड़ा है अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, है ना, तो स्किप कर दिया। वो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं और वो सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको तो कभी मत छोड़ना। अब देखो इस एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर आप ऑप्शन देखोगे इसके तो 1 एंड 2 3 4 एक कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज द जज इंक्वायरी हेड। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कैसे किया जाता है। तो कैसे इम्पीच किया जाता है, 50 मेंबर या फिर 100 मेंबर का रिजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा या लोकसभा में, है ना, ऐसे पास होता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, उसके बाद ये स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है ना, वो उसको अप्रूव करता है तभी ये आगे इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश होती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है। अगर ये अप्रूव नहीं सॉरी अगर ये अप्रूव नहीं करता है तो आगे पास ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। गलत हो गई स्टेटमेंट, एक्सट्रीम भी है और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इसको गलत कर दोगे तुरंत। 1 को आप गलत कर दो, 1 को आपने गलत कर दिया, ये गलत हो गया, क्या बचा बी और सी। बी और सी में हमको पता है 3 सही है, हमको बस कौन सी स्टेटमेंट पढ़नी है 4। तो ये जो 4 स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन है वो बस 2 स्टेटमेंट में ड्रिल डाउन हो गया, ठीक है। अब चौथा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द मोशन ऑफ द impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of the house and not less than 2/3 of the total membership of that house present at voting। सही है। अगर पास करना होता है सुप्रीम कोर्ट का जज का इम्पीचमेंट, इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि दोनों हाउसेज से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, पहले तो एब्सोल्यूट और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करे और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके फेवर में वोट करे, तब जाके जो ये है मोशन पास होता है ना। तो ही इम्पीच होता है ये, है ना। तो 4 सही है, सी सही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, लक्ष्मीकांत नॉर्मल पढ़िए तो आप कर सकते हो उसको, है ना। 48 देखते हैं। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। सही है। कोल सेक्टर कब हुआ था, 1969 के आसपास हुआ था, 1969 में, है ना, उसी टाइम ये नेशनलाइज हुआ था, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। सही है, ठीक है, पहला सही हो गया। तो 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास, ये और ये, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर ये, अब पहले हम एक एक क्वेश्चन करके पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि एलिमिनेशन से कैसे करेंगे। नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। लॉटरी बेसिस पे होता है क्या, ऑक्शन बेसिस पे होता है ना। वो स्कैम देखा था ना, कोल ब्लॉक ऑक्शन स्कैम, तो ऑक्शन के बेसिस पर होता है, बहुत ही फेमस स्कैम है। तो ऑक्शन के बेसिस पर होता है, लॉटरी तो नहीं होता है ना। तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 2 गलत करो आप, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमने देखा था 1 और डी में कोई ऑप्शन था तो 1 हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब अल्टरनेटिवली और कैसे कर सकते हो उसको। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंट है क्या कोल प्रोडक्शन में, नहीं। एक ही दो तो कंपनी है, कोल इंडिया ही तो प्रोड्यूस करती है, सेल्फ सफिशिएंट तो कैसे ही हो सकता है। वो फुल 100% कैपेसिटी पे थोड़ी ऑपरेट करती है। और इंडिया में जो कोल आता है वो जो कोल प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ऐश वाला कोल होता है ना। और कुछ कुछ एप्लीकेशन में हमको ऐशलेस कोल भी चाहिए होता है, तो वो बाहर से इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट तो कोल का बंद नहीं हुआ है ना। तो ये थर्ड गलत हो गया। अगर आप वैसे भी कर दो कि थर्ड गलत है तो ये 3 ऑप्शन चले गए, डायरेक्ट सिर्फ 1 हो गया, है ना। और वैसे भी कर सकते हो, तो ईजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक से ही होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट में प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959 एग्जेम्प्ट्स द सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या पता, नहीं पता, नहीं पता ये देख लेते हैं, डाउट वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरा क्या है, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम। अरे ये कौन पढ़ता है, ये थोड़ी कोई पढ़ता है कि कितना कोई सा एक्ट कौन सा कितनी बार अमेंड हुआ है। अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, जैसे प्रीएम्बल वाला है वो हमको पता है 1 बार अमेंड हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये तो कितना ही मतलब ऐसा कोई न्यूज़ में भी आर्टिकल नहीं है ना, तो कैसे बताओगे। चलो छोड़ो, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमको पता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियरली लिखा हुआ है किसमें, लक्ष्मीकांत में, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने और उसके जो कन्वेंशन हैं उससे डिफाइन होता है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो थर्ड गलत हो गया। थर्ड हम गलत कर देते हैं, बी गया, सी गया, डी गया, तो 1 एंड 2 अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स आप जरूरी नहीं है आपको पता हो, कोई 1 आध 2 पता है उससे भी आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से एलिमिनेशन काम करता है अपना। आगे देखते हैं, 47 देखते हैं।
द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। 9th शेड्यूल कब आया था? 1951 में आया था, है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में आया था। 1951 में कौन थे अपने प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू थे, सबको पता है ना। तो ये हो गया आंसर इसका, सिंपल है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कब आया था ये। 1951 में आया था और सब पढ़ते हैं शेड्यूल। जब आप पढ़ते हो 12 शेड्यूल, तो उसमें ये 9 शेड्यूल जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है कि 1951 में आया था ये। बात ये है कि आपने कितनी बार रिवाइज़ किया है, तभी ये आपको ईयर याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। 50th, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखो ये शेड्यूल की बात कर रहा है, किसी शेड्यूल की बात कर रहा है, तो जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं उनमें से कोई एक शेड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? कैन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है? ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइब से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं? 5th शेड्यूल है हमारा एक। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की बात करी गई है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की। 6th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल में क्या है? 6th शेड्यूल में क्या है? एक मिनट, कहाँ गया? 6th शेड्यूल में क्या है? AMTM वाला है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है ना। यही दोनों शेड्यूल्स हैं, और किसी में ट्राइबल एरियाज़ की बात की नहीं गई है। देख लेते हैं 3rd, 5th, 9th, 12th कौन सा है? 5th, है ना। अगर 6th होता तो हम फिर भी सोच सकते थे, बट अभी तो 6th है नहीं, तो 5th हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।